दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि किसी युद्ध की परिस्थिति में क्रूज मिसाइल का इंपॉर्टेंस क्या होता है। अभी रिसेंटली जो हमने रशिया यूक्रेन वॉर को देखा, इसमें भी रशिया की तरफ से क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर किया गया। या फिर हम लोग गल्फ वॉर की बात करें तो वहां पर अमेरिका द्वारा इराक के खिलाफ सबसे ज्यादा क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। जो अमेरिका ने इस्तेमाल की थी वो थी टोमाहॉक मिसाइल। तो कहने का मतलब युद्ध की शुरुआत में आपको एनिमीज के एयर डिफेंस सिस्टम्स, बाकी उनके जो हाई वैल्यू टारगेट्स होते हैं, उन सभी को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्रूज मिसाइल्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना ही होता है। और ये मिसाइलें सबसे ज्यादा खतरनाक मानी जाती है। अब इन मिसाइलों को अलग अलग माध्यमों से दागा जाता है। कोई मिसाइल सरफेस से लॉन्च की जाती है, कोई एयर से लॉन्च की जाती है, तो कोई शिप के माध्यम से लॉन्च की जाती है। शिप के माध्यम से आप इसका एंटी शिप वेरिएंट भी दाग सकते हैं, यानी एंटी शिप क्रूज मिसाइल। जैसे कि हम लोग ब्रह्मोस का एग्जांपल लें तो ब्रह्मोस से हम लोग जमीनों पर तो हमला कर ही सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो दुश्मनों के मूविंग टारगेट्स हैं, जैसे उनके वॉरशिप वगैरह, उनके डिस्ट्रॉयर, एयरक्राफ्ट कैरियर, उनके फ्रिगेट्स, इनके ऊपर भी हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल से अटैक कर सकते हैं। और ब्रह्मोस मिसाइल की एंटी शिप वेरिएंट का इस्तेमाल करते हुए दुश्मनों की नौसेना में भगदड़ मचा सकते हैं। कहने का मतलब इस तरह की जो क्रूज मिसाइल्स होती है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। ये काफी ज्यादा स्टेल्थ होती है, बहुत ही कम ऊंचाई पर उड़ती है, एकदम ही जमीन के लगभग बराबर समझ लीजिए आप, 8 से 10 फीट या 15 फीट की ऊंचाई पर। तो इस तरह की मिसाइलों को देख पाना ही बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इन्हें मार कर गिरा देना ये तो बिल्कुल असंभव सा लगता है। हम लोगों ने ब्रह्मोस का एग्जाम्पल देखा पाकिस्तान में, जब एक गलती से मिसफायर हुई थी। उस समय पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स उन्हें देख भी नहीं पाए। चलिए, अगर आपके पास बहुत अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, आपने उसे देख लिया, लेकिन मार गिरा पाना उसके बाद भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और ये काफी ज्यादा मैनवर्स करती है। और सबसे बड़ी बात कि ये आपको रिस्पॉन्स टाइम काफी कम देती है। बहुत ही कम सेकंड्स आपके पास होते हैं किसी क्रूज मिसाइल को इंटरसेप्ट कर देने के लिए। अल्टीमेटली आपका एयर डिफेंस सिस्टम इतना ज्यादा मजबूत होना चाहिए कि वो लॉन्च होते ही अपने टारगेट के ऊपर टूट पड़े। फिर टारगेट की दूरी उसकी मिनिमम दूरी हो या फिर मैक्सिमम दूरी हो। मान लीजिए किसी एयर डिफेंस सिस्टम की जो रेंज है वो 50 किलोमीटर है, ये मैक्सिमम रेंज हो गई। लेकिन मिनिमम रेंज क्या है? 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर की रेंज तक वो ताबड़तोड़ बिना सोचे समझे एकदम फास्ट अटैक करें, तभी जाकर क्रूज मिसाइल्स को आप मार गिराने की क्षमता हासिल करते हैं। उसके बावजूद कई सारी ऐसी क्रूज मिसाइल्स होती हैं कि आपका एयर डिफेंस सिस्टम कितना भी ज्यादा एडवांस हो, उसे रोक नहीं सकता। जैसा ब्रह्मोस को लेकर ही अगेन मैं कहूंगा कि दावे किए जाते हैं कि S-400 और S-500 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम भी उन्हें रोक नहीं सकते। बराक-8 के बारे में आपने सुना होगा कि वो क्रूज मिसाइल्स को रोकने के लिए स्पेशली डेवलप किया गया है। कारण यही है, वो अपनी मिनिमम दूरी पर भी इंटरसेप्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है और क्रूज मिसाइल्स के खिलाफ बहुत ज्यादा इफेक्टिव साबित होता है। इस वजह से इस तरह के र्यूमर्स भी फैल चुके हैं कि बराक-8 जो इजराइल द्वारा बनाया गया है वो भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को भी रोक सकता है। हालांकि वास्तविकता क्या है अभी भी कहूंगा कि जब वो युद्ध में उतरेंगे उसके बाद ही पता चल पाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बराक-8 के 2 वेरिएंट आते हैं। एक बराक-8 LRSAM जो कि इजराइल द्वारा बनाया गया है, लेकिन एक बराक-8 MRSAM कहलाता है जो कि भारत की तरफ से DRDO और इजराइल की तरफ से इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा बनाया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इजराइल द्वारा बराक-8 का एक एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट भी बनाया जा रहा था और भारत को इसके लिए ऑफर भी किया गया था इजराइल की तरफ से, लेकिन भारत ने इसको स्वीकार नहीं किया। कारण ये था कि भारत खुद का इस तरह का सिस्टम बना रहा है जो एक्सटेंडेड रेंज के साथ साथ ऐसी कैपेबिलिटी भी देने वाला है कि वो किसी क्रूज मिसाइल और स्टेल्थ जो टारगेट्स होते हैं उनके खिलाफ भी बहुत ज्यादा प्रभावी होगा। कहने का मतलब हम लोग चाइना द्वारा दागी गई किसी क्रूज मिसाइल और साथ ही साथ उसके J-20 जैसे जो स्टेल्थ प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें भी इंटरसेप्ट कर पाएंगे। चलिए आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं कि वो आखिरकार कौन सा सिस्टम है। तो यार, हम सभी लोग जानते हैं कि भारत की तरफ से XRSAM को डेवलप किया जा रहा है, एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। इसे ईराड भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 2 तरह की मिसाइलें होंगी, 2 तरह की इंटरसेप्ट मिसाइलें। एक होगी ERSAM की रेंज बताई जाती है 150 किलोमीटर और जो XRSAM होगी उस मिसाइल की रेंज बताई जाती है 350 किलोमीटर। तभी ना हम कहते हैं कि ये S-400 की बराबरी कर लेगा। तो अब बताया जा रहा है कि जो भारत की तरफ से ERSAM यानी एक्सटेंडेड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम बनाया जा रहा है, उसकी टेक्नोलॉजी जो होगी वो पुराने बराक-8 वगैरह की तुलना में बहुत ज्यादा एडवांस होगी। और ये किसी सबसोनिक और सुपरसोनिक दोनों ही तरह की क्रूज मिसाइल जो कि स्पेशली सी स्कीमिंग कर रही होंगी उन्हें भी इंटरसेप्ट करने में पूरी तरह से सक्षम होगी। यानी दुश्मनों द्वारा जो भारतीय नौसेना की तरफ एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाएगा उन्हें रोकने में ये सक्षम होगा। वैसे अभी भी मैं आपको बता दूं कि जो भारत इजराइल द्वारा MRSAM या भारतीय बराक-8 जो डेवलप किया गया है उसमें भी ये कैपेबिलिटी है कि वो एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स को बड़ी आसानी से रोक सकता है। लेकिन जो ERSAM होगा ये ज्यादा रेंज के साथ साथ आपको ज्यादा एक्यूरेसी देगा। तो कहने का मतलब MRSAM का इस्तेमाल उसके बाद हमारे लिए किसी काम का नहीं रह जाएगा।
और सबसे बड़ी बात कि जो कम आरसीएस वाले टारगेट्स हैं या फिर स्टेल्थ टारगेट्स हैं, इनके खिलाफ भी बताया जा रहा है कि ये बहुत ज्यादा प्रभावी होने वाला है। बताया जा रहा है कि इस सिस्टम के तैयार हो जाने के बाद जितने भी नौसेना के फ्रंटलाइन शिप वगैरह हैं, उनके अंदर इंटीग्रेट किया जाएगा। इसी के साथ साथ भारतीय वायुसेना और थल सेना के लिए ट्रक माउंटेड वेरिएंट का भी डेवलपमेंट यहाँ पर किया जाएगा। तो अल्टीमेटली भारत के पास जो बराक 8 है इजराइल वाला, और साथ ही जो रशियन S-400 है, इन दोनों को सप्लीमेंट देने के लिए भारत का ईराड सिस्टम तैयार होगा, जिसमें ER-SAM और XR-SAM दो तरह की मिसाइलें होंगी। और अंततः भारत के सारे ये डिफेंस सिस्टम मिलाकर कुछ ऐसी सुरक्षा छतरी प्रदान करेंगे भारत को, जो कि हर तरह के टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए पूरी तरह से सक्षम होगी। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।